हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएल लर्नर एकेडमी। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएसआई की जो न्यू वैकेंसी आने वाली। ये तो कंफर्म है कि जो वैकेंसी आएगी 2027 में, 2027 के लिए जो वैकेंसी आने वाली है वो इसी साल के अंत में आ सकती है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आने की संभावना थी, लेकिन अभी फिलहाल हमको लग रहा है कि ये वैकेंसी आएगी दिसंबर लास्ट तक या जनवरी तक। यूपीएसआई न्यू वैकेंसी तो आनी कन्फर्म है, क्योंकि जिस बात की सुर्खियां अगर शुरू हो जाती हैं तो उसका आना तय होता है। तो आप ये मानकर चलिए कि यूपीएसआई की वैकेंसी हमको आएगी। आप इस पर ध्यान मत दीजिए कि कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी, लेकिन ये मानिए कि आपको अपनी तैयारी को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हम अपने चैनल पर टारगेट सीरीज भी चला रहे हैं, जिसमें 60 दिन का हमने टॉपिक रखा है। 60 दिन में हम पूरे टॉपिकों को कंफर्म मतलब कंप्लीट कर लेंगे। आप उससे जुड़ जाइए। और दूसरी बात कि हम जो जो टॉपिक उसमें आपको दे रहे हैं उसी की वीडियो आपके लिए ला रहे हैं इस चैनल पर। वीडियो कैसी लग रही है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये जानकर चलिए कि सिलेक्टेड टॉपिक के हम सिलेक्टेड टॉपिक जो है जितने भी हैं उन सब के पर हम वीडियो लेकर आ रहे हैं। आपको वही टॉपिक दिया जाएगा जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे भारत के संवैधानिक विकास की। इसके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना सेशन। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वीडियो सभी तक पहुंच सके। अगर हम बात करें भारत के संवैधानिक विकास की, हमारा टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। तो इसको दो भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? दो भागों में। ठीक है, कौन सा था? पहला था इसका ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर देखिए ईआईसी शासन के अंतर्गत रखा गया था। कब से कब तक? 1773 से लेकर 1858 तक। ठीक, इस इतने टाइम तक चली थी आपकी ईआईसी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। और दूसरा शासन था आपका ताज का शासन यानी ब्रिटिश ताज का शासन। अगर हम ताज के शासन की बात करें तो ये कब से कब तक था? तो ये था 1858 से स्टार्ट होता है। कब तक चलता है? 1947 तक। ठीक, 1858 से लेकर 1947 तक। भारत का संवैधानिक विकास हमें इन दोनों टॉपिकों में देखने को मिलेगा। पहला है ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया गया 1858 में। उसके बाद ताज का शासन यानी ब्रिटिश ताज का शासन आया, जो चला 1858 से लेकर 1947 तक। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक नंबर 1 देखेंगे सबसे पहले हम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके परिचय में बात करते हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भारत में ब्रिटिश शासन को नियंत्रित करने वाला पहला महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम था। ठीक, इसे ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से पारित किया था। किस लिए पारित किया गया था? ब्रिटिश संसद ने पारित किया था। किस लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार लाने के लिए। ठीक, अगर इसके महत्व की बात करें तो इसका महत्व में हम क्या देखते हैं? भारत में ब्रिटिश शासन के केंद्रीकरण की शुरुआत हुई। पहली बार कंपनी के प्रशासन को संसद के नियंत्रण में लाया गया और भारत के संवैधानिक विकास की आधारशिला रखी गई। ठीक, ये तो थी इसके महत्व के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के प्रमुख प्रावधान की, इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे इसके बारे में देखते हैं। तो पहला था आपका बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कहा बनाया गया। ठीक है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। वारेन हेस्टिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन से बनता है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। और तीसरा पॉइंट है इसमें गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई गई। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। ठीक, जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसे किसके अधीन कर दिया गया? बंगाल के अधीन कर दिया गया। और बंगाल का गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बने थे कौन? वारेन हेस्टिंग। ठीक, और बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। ठीक है, कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको स्टार्ट कर लेना कि 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में।
अगर पूछे कि कलकत्ता में किस वर्ष सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, तो आप कहेंगे 1774 में। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को निजी व्यापार एवं रिश्वत लेने पर रोक लगाई। ठीक है। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, इनको निजी व्यापार एवं रिश्वत लेने पर रोक लगाई गई। कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण बढ़ाया गया। ठीक है। कमियां इसमें क्या थी? गवर्नर जनरल और परिषद के बीच मतभेद होते थे, सुप्रीम कोर्ट एवं कार्यपालिका के अधिकार स्पष्ट नहीं थे और कंपनी पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित नहीं हो सका। ठीक है। ये इसमें कमियां थी। अब एक बार फिर से इसमें हम विस्तार से देखते हैं। तो इसमें जो जो टॉपिक छूटे हैं हम उसको भी कवर कराते चलेंगे, ताकि आपको कोई भी सस्पेंस यहाँ पर न रह जाए। ठीक है। अगर हम बात करें, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया तथा मद्रास एवं बंबई के गवर्नर को भी बंगाल गवर्नर जनरल यानी वारेन हेस्टिंग के अधीन कर दिया गया था। ठीक है। यहाँ पर हमने देखा कि जो वारेन हेस्टिंग था वो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। लेकिन मद्रास, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को भी इसी के अधीन कर दिया गया था। ठीक है। अब कोई भी कार्य होगा तो वारेन हेस्टिंग के अनुमति के बिना नहीं हो सकता। तो इसके बाद कंपनी को ब्रिटिश स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का राजस्व, नागरिक और सैन्य जानकारी देना आवश्यक था। पहली बार कंपनी के राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्यों को मान्यता मिली। इसके बाद क्या होता है, कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। हमने यहाँ पर आपको देखा था, कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, यानी उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है। और इसमें क्या किया गया था, इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब ये स्थापना हुई तो इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। ठीक, एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश बनाए गए तथा 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए इनकी सहायता के लिए। वो कौन कौन से थे? चैम्बर्स थे, लिमेस्टर थे, वह हाइड थे। ठीक है। ये 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए किसके लिए? जो कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश थे उनकी सहायता के लिए। कलकत्ता के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? एलिजा इम्पे। इनकी सहायता के लिए 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1774 में। इसमें ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब बात करते हैं आगे अगले टॉपिक की। हमें लगता है कि यहाँ तक आप लोगों को कोई समस्या नहीं होगी। इसमें जो मेन टॉपिक थे हम उसी को जो है डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बारे में हम देखते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है क्या? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। अगर इसके परिचय की बात करें तो 1784 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे विलियम पिट्स, ठीक है, के प्रयासों से यह अधिनियम पारित किया गया। इसका उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना था। ठीक है। इसके महत्व की बात करते हैं तो कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ, द्वैध नियंत्रण की इस व्यवस्था लागू हुई और भारत के प्रशासन में ब्रिटिश सरकार की भूमिका अधिक प्रभावी बनी। ठीक। अगर हम बात करें पिट्स इंडिया की तो इसका उद्देश्य क्या था? कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश क्राउन के अधीन लाना था। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। और इसमें क्या बात करी गई? गवर्नर जनरल के परिषद तथा प्रांतीय सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। ठीक। इस एक्ट के तहत कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग कर दोहरे शासन का प्रारंभ किया गया। यानी यहाँ पर आपको देखने को मिला था कि द्वैध नियंत्रण प्रणाली व्यवस्था लागू की गई थी। ठीक है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। क्या? राजनीतिक और व्यापारिक कार्य जो थे उसको डिवाइड कर दिया गया था। ठीक है। इसलिए द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई थी। भारत के प्रशासन में ब्रिटिश सरकार की भूमिका अधिक प्रभावी बनी। अब बात कर लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है। कंपनी का व्यापारिक कार्य कंपनी के पास था तथा राजनीतिक कार्य ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया। ठीक। यहाँ पर देखिए द्वैध शासन की व्यवस्था की गई थी तो दोनों को अलग कर दिया गया था, प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को, यानी व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया था। भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक मजबूत हुआ। ठीक। पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो भारत में ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण था और भी मजबूत हुआ था। गवर्नर जनरल की शक्तियों में वृद्धि की गई
और बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण और मजबूत किया गया। भारतीय क्षेत्रों में पहली बार ब्रिटिश अधिग्रहित प्रदेश माना गया। भारतीय क्षेत्रों को, यानी जो भारत के क्षेत्र थे, उसको पहली बार क्या किया गया, ब्रिटिश अधिग्रहित प्रदेश माना गया था। ठीक है, ये भी ब्रिटिश अधिग्रहित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं जो भारतीय क्षेत्र थे। आगे बढ़ते हैं। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें तो परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट है, तो 1773 का पहला संवैधानिक अधिनियम आया रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, वारेन हेस्टिंग, जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, और 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसके मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्फे, और 3 अन्य न्यायाधीश कौन कौन से थे, चैम्बर्स, लिमेस्टर व हाइट थे। ठीक है, उनकी सहायता के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 में की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर एक पंक्ति में याद रखने की बात करें तो 1773 में नियंत्रण की शुरुआत हुई और 1784 में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है, 1833 का अधिनियम, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, अब इसके बारे में अगर हम परिचय की बात करें तो 1833 का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक महत्वपूर्ण अधिनियम था। ठीक है, इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन, संरचना और कार्यों में व्यापक परिवर्तन किए थे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्रमुख विशेषता की बात करें, यानी इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, चीन के साथ चाय का व्यापार को छोड़कर। ठीक, जो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन क्या नहीं समाप्त किया गया था, चीन के साथ जो चाय का व्यापारिक अधिकार था उसको छोड़कर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग, उनको क्या किया गया, जो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, यानी यहाँ पर देखिए, जो बंगाल के गवर्नर जनरल प्रथम बने थे कौन थे, वारेन हेस्टिंग थे। उनकी जगह पर क्या किया गया, तो उनको बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे उनको भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बनाया गया था। ठीक है, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में विधायी कार्य करने की शक्ति प्रदान की गई। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं 1833 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, केवल चीन के साथ चाय व्यापार का एकाधिकार कंपनी के पास रहा। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में 3 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई। गवर्नर जनरल की परिषद को विधायी यानी कानून बनाने का अधिकार दिया गया। पहली बार संपूर्ण भारत के लिए एक समान कानून बनाने का प्रावधान किया गया। भारत में विधि निर्माण के लिए गवर्नर जनरल की परिषद को सुप्रीम विधायी निकाय बनाया गया। कंपनी के अधिकारों को भारतीय क्षेत्रों में भूमि खरीदने की अनुमति दी गई। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की स्वतंत्रता दी गई। कंपनी के भारतीय प्रजा पर हो रहे अत्याचारों की जांच के लिए प्रावधान किए गए, और भारत के प्रशासन में योग्यता के आधार पर भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया। ठीक है, ये थे 1833 के अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। ठीक, अब बात करें कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए बजट बनाने का अधिकार दिया गया था। किसके तहत दिया गया था, 1833 के अधिनियम के तहत दिया गया था। ठीक है, क्यों, क्या दिया गया था, गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए बजट कानून बनाने का अधिकार दिया गया था। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कहता है, इस एक्ट के द्वारा भारत में दासता को अवैध घोषित किया गया था। जो इसमें नहीं है उसको हम लिख दे रहे हैं, दासता को अवैध घोषित किया गया। किसके तहत, 1833 के अधिनियम के तहत। ठीक, इसके बाद अगर इसमें देखिए 1833 के में दासता के जो प्रावधान थे उसको अवैध घोषित किया गया था, लेकिन उसका उन्मूलन जो हुआ था वो 1843 में किया गया था। ठीक, कब किया गया था इसका उन्मूलन, यानी इसको समाप्त कब किया गया था, 1843 में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब यहाँ पर देखिए जो बात की गई थी, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, तो ये कौन थे, विलियम बेंटिक थे। विलियम बेंटिक, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग था।
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। जब बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना तो उसे भारत का भी प्रथम गवर्नर जनरल माना गया, लेकिन वह मूल रूप से कहाँ का था? बंगाल का था। लेकिन अगर हम बात करें भारत के गवर्नर जनरल की, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक, ये बात इसमें कही गई थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करें 1853 का चार्टर अधिनियम, एक छोटा सा अधिनियम है। कौन सा है इसके बारे में यहीं पर देख लेते हैं। 1853 का चार्टर अधिनियम। ठीक, अगर इसके बारे में हम बात करें तो इसमें क्या कार्य हुए थे? सिविल सेवकों की भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा का शुभारंभ हुआ था। ठीक है, सिविल सेवकों की भर्ती हेतु प्रतियोगी परीक्षा का प्रारंभ हुआ था। इस हेतु 1854 में मैकाले समिति का गठन हुआ था। सिविल सेवा में भारतीयों को अवसर देने का प्रावधान भी इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें अगले पॉइंट की, अब थोड़ा सा 1833 का जो महत्व के बारे में और उसकी कमियों के बारे में देख लेते हैं। इस अधिनियम ने कंपनी के प्रशासन को केंद्रीकृत किया। भारत का गवर्नर जनरल की उपाधि से संपूर्ण भारत का पर एक व्यक्ति का नियंत्रण हुआ। वो कौन था? विलियम बेंटिक था। विधायी शक्ति मिलने से कानून निर्माण की प्रक्रिया संगठित हुई और योग्यता आधारित नियुक्ति का सिद्धांत स्थापित हुआ। ठीक है, ये तो इसके महत्व थे। कमियों की बात करें तो कंपनी का नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया। भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्ति का प्रावधान केवल कागजों में रहा और परिषद के सदस्यों की संख्या कम थी, जिससे कार्यभार अधिक बढ़ गया था। ठीक है, यानी जो भारतीयों को बात किए थे कि नहीं आपको उच्च पदों पर बैठाया जाएगा, योग्यता के अनुसार आपकी भर्ती की जाएगी, वो केवल कागजी कार्यवाहियों में ही रह गया। ठीक है, वो मतलब कि जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ था। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो इस अधिनियम द्वारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ था और गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। पहली बार विधायी शक्ति प्रदान की गई थी। समान कानून निर्माण का प्रावधान किया गया। 1833 व्यापार का अंत, शासन का केंद्रीकरण, विधायी अधिकार, समान कानून निर्माण की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो टॉपिक हम आपके लिए लेकर चल रहे हैं यानी भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास के बारे में, ये थोड़ा सा आपको बोरिंग हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पर आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट लाइन जहाँ पर आ रही है, हम आपको अंडरलाइन कराते चल रहे हैं। क्वेश्चंस यहाँ से बनते ही बनते हैं। एक दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है यूपीएसआई के एग्जाम में, तो आप इसको इग्नोर मत कीजिएगा। हम आपसे बस इतना कहना चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने रहिए। 60 दिन का टारगेट सीरीज जो हम आपको दिए हैं, उसमें आप जिन बुक को हम फॉलो करने के लिए बोले हैं उसको फॉलो करते चलिए। ये यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। हम ये नहीं कहते कि पढ़िए हमसे, लेकिन टारगेट सीरीज को फॉलो करिए। टारगेट सीरीज में जो 60 दिन का चैप्टर कंप्लीट कराएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। आप कहीं से भी जाकर फॉलो कर सकते हैं, कोई बुक फॉलो कर सकते हैं, कोई चैनल फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फॉलो कीजिए। ठीक है, अपनी टारगेट को बनाइए, डेली उसको फॉलो करिए, तभी आप सिलेक्शन की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन इतना जो है हाई हो गया है कि आप मान कर चलिए कि आपको फुल में फुल मार्क्स ही लाने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा कोई चांस आपका नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा। अब बात करते हैं 1858 के चार्टर अधिनियम की। ठीक, जो 1858 का चार्टर अधिनियम था, यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ये जो महत्वपूर्ण जो अधिनियम है वही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसके परिचय की बात करें तो 1858 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अंतिम चार्टर अधिनियम था। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है, यानी ताज का शासन यहीं से स्टार्ट होता है। यह अधिनियम भारतीय संवैधानिक विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर हम इसके पृष्ठभूमि की बात करें तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन की असफलता स्पष्ट हो गई। अंग्रेजी सरकार ने यह समझा कि भारत का शासन कंपनी के हाथों में नहीं रहना चाहिए, इसलिए 1858 का चार्टर अधिनियम पारित किया गया, जिसे ब्रिटिश ताज का शासन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अगर हम बात करें 1858 के चार्टर अधिनियम के प्रमुख प्रावधान क्या क्या थे, तो इसमें पहला प्रावधान था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के पद की स्थापना की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद की सहायता प्राप्त होती थी, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया की सहायता प्राप्त होती थी। गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी, जो वहाँ पर गवर्नर जनरल होता था उसको वायसराय की उपाधि दी गई। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अब ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि हुआ। कंपनी के सभी अधिकार, संपत्ति और दायित्व तो ब्रिटिश सरकार को हस्तांतरित कर दिए गए, ठीक है। भारतीय प्रजा के साथ धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव न करने की घोषणा की गई। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों को सरकारी नौकरियों में योग्यता अनुसार समान अवसर देने की बात कही गई। ये देखिए केवल बात कही गई थी, ये ऐसा कोई था नहीं, ठीक है। मतलब वो बात कर देते थे कि हम आपको ये देंगे, आपको वो देंगे, आपका अधिकार बढ़ाएंगे, लेकिन वो कुछ करते नहीं थे, ठीक। और अगला पॉइंट है, यह अधिनियम अनिश्चित काल के लिए था, अर्थात अब कंपनी के चार्टर को समय समय पर नवीनीकृत करने की आवश्यकता नहीं थी। तो जो EIC था यानी ईस्ट इंडिया कंपनी था, उसको हर 20 साल पर जो रिन्यूअल किया जाता था, लेकिन इसमें यह कोई बात नहीं थी कि इसको रिन्यूअल किया जाएगा या फिर यह इतने समय बाद इसको फिर से लागू किया जाएगा। ये अनिश्चित काल के लिए आया था ताज का शासन, ठीक। आगे बात करते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और भारत से संबंधित सभी मामलों का अंतिम नियंत्रण इसी के पास होता था। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद बनाई गई। यह परिषद भारत के प्रशासन में परामर्श देती थी। वायसराय की उपाधि की बात कर लेते हैं। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय की उपाधि दी गई, ठीक। अभी देखिए बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप कहेंगे वारेन हेस्टिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। इसके बाद गवर्नर जनरल को जो है वायसराय की उपाधि कब दी गई, 1858 के अधिनियम के तहत, ठीक है। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। जो वायसराय ब्रिटिश सम्राट का भारत में प्रतिनिधि होता था। और इसके बाद क्या कहा गया था कि जो प्रथम गवर्नर जनरल था, यानी जो गवर्नर जनरल था उसको हमने वायसराय में बदल दिया। तो यानी अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय की बात करें तो वो है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। यदि पूछ दिया जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग, ठीक। प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो विलियम बेंटिक था, ठीक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अधिनियम का महत्व की बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन पूर्ण रूप से ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। कंपनी शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ। आधुनिक भारत के प्रशासनिक ढांचे की नींव पड़ी और भारत में केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत हुई, ठीक। अगर हम परीक्षा की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखें तो 1858 का चार्टर अधिनियम, कंपनी शासन का अंत, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया प्रमुख कार्यकारी, भारत परिषद यानी 15 सदस्य थे, गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई 1858 से, और प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको कोई भी समस्या नहीं रही होगी, ठीक। देखिए हमने 1858 के शासन अधिनियम के तहत बात कर ली है। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बचा है 2-3, उसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे एक फीडबैक चाहते हैं कि आप अपना फीडबैक जरूर दिया कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक। टारगेट सीरीज के अंतर्गत हमने जो भी टॉपिक दिए हैं उसको आप अच्छे से कवर किया कीजिए, ईमानदारी से कवर किया कीजिए, क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही हार्ड हो चुका है, ठीक है। बहुत ही टफेस्ट एग्ज़ाम हो रहा है इस समय यूपी का, तो फुल में फुल मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, ठीक। तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बाय द वे अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहाँ हमारी पूरी टीम आपका पूरा सहयोग करेगी आपके हर डाउट्स को दूर करने के लिए। तो आज की वीडियो कैसी रही आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।